हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा बजाज फाइनेंस के रिजल्ट एनालिसिस के बारे में। देखिएगा, बजाज फाइनेंस के जब रिजल्ट एनालिसिस करते हैं ना, एक चीज़ बहुत बढ़िया लगती है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत नहीं करनी पड़ती, चोरी ढूंढने के अंदर या दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सब चीज़ें लिखी होती हैं और कंपनी साफ साफ बता रही होती है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये हमें काफ़ी अच्छी लगती है बजाज फाइनेंस के अंदर। और सबसे खास बात ये कि जब पिछले साल कोविड की सिचुएशन थी, तब जब ये बिल्कुल प्रॉब्लम में भी थे ना, तब भी साफ साफ लिखते थे कि भाई साहब ये प्रोविज़न है, ये एसेट्स के लॉस हो रहे हैं, ये रिकवरी में दिक्कत है, ये मैनेजमेंट का ओवरले प्रोविज़न है। और सिमिलरली जो डिस्क्लोजर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और इनसे भी बेहतरीन डिस्क्लोजर एक ही कंपनी के मुझे लगता है फाइनेंशियल्स में वो आते हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। उसकी मैनेजमेंट तो बिल्कुल ही क्लियर सारी सी चीज़ें बताती है। तो इस तरीके की जब कंपनीज हैं, वहाँ पर एक दूसरे तरीके का कॉन्फिडेंस आता है। बजाय के परफॉर्मेंस कैसी है कंपनी की, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रांसपेरेंसी कैसे है। जैसे मैं आज एक्सिस बैंक के रिजल्ट एनालिसिस कर रहा था या पीछे और भी बैंकों के किए, और वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है एनालिसिस में जो इस तरीके की कंपनीज में आता है। प्रॉब्लम है कंपनी में तो, पर वो दिख रही है साफ, वो छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि इनसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली तो कंपनी है नहीं इस सेक्टर के अंदर, लेकिन इसने भी वो ग्रोथ नहीं दिखा पाई जो कि आप ये देखिएगा एक्सिस बैंक दिखा रहा है। जबकि एक्सिस बैंक की ग्रोथ इसके सामने कहीं भी नहीं होती है। क्वार्टर बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, या और भी दूसरे जगह पे। मतलब जो HDFC बैंक ने भी इस बार ग्रोथ नहीं दिखाई क्वार्टर बेसिस पे, जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे, उसकी भी जो है असेट्स का प्रोविजन बढ़ा है इस बार, लेकिन एक्सिस बैंक का प्रोविजन घटा है। तो कभी कभी ऐसे चीज़ें होती हैं कि वो समझ में नहीं आती। इनके प्रोविजन हालांकि बराबर ही हैं, घटे हैं लेकिन बिल्कुल मामूली से। तो बजाज फाइनेंस के अंदर एक सबसे खास बात है कि 10 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। जो हमें आज एक्सिस बैंक का एनालिसिस कर रहा था, तो मैं क्योंकि साथ साथ एनालिसिस करा था आज, तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिन में उसका भी किया था। एक्सिस बैंक ने डिविडेंड भी नहीं दिया, क्योंकि अगर आपकी फाइनेंशियल्स ठीक है तो यार कुछ तो डिविडेंड दो ना शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर का राइट बनता है, वो बेचारा 2 साल से शेयर लेके बैठा हुआ है। एक्सिस बैंक का पिछले साल डिविडेंड इसलिए नहीं आया कि RBI ने रोक लगाई थी। इस बार डिविडेंड बनता था तो वो मिलना चाहिए था। लेकिन देखिएगा, सबसे पहली बात ही यही है कि इन्होंने 10 रुपये का डिविडेंड दिया। सबसे खास बात मुझे सबसे पहले यही लगती है कि इन्होंने 10 रुपये का डिविडेंड दिया। दूसरी बात है, देखिए जी, रिजल्ट आए हैं 5:15 पर, यानी कि मार्केट आवर्स के बाद। ये अच्छा रहता है, एक्सिस बैंक के भी इसी तरीके से मार्केट आवर्स के बाद आए। इससे स्पेकुलेशन की गुंजाइश थोड़ी सी कम हो जाती है। कंपनी के जो रिजल्ट है वो इंड एस के ऊपर है, ध्यान रखिएगा। इंड एस एक नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये कंपनी जब 2013 में नोटिफाइड है। हालांकि बैंकों के ऊपर ये अभी पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होते हैं, तो बैंकों को RBI के रेगुलेशंस की वजह से वहाँ पे बचाव भी उपलब्ध है। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिएगा। मैं क्वार्टर बेसिस पे एनालिसिस करता हूँ इस तरीके के बिजनेस का, तो पिछले साल से नहीं करूँगा। पिछले साल से तो आपको थोड़ा सा डी ग्रोथ दिखेगी, लेकिन मैं पिछले साल से नहीं करूँगा। यहाँ देखिएगा 4973 करोड़ के इंटरेस्ट इनकम थी, 5287 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है। देखिएगा, इसका मतलब ये कि जो ब्याज आ रहा था वो तो आ ही रहा है, बिजनेस थोड़ा सा घटा, लेकिन इन्होंने कुछ नए कस्टमर्स जोड़े। ग्रोथ केवल 5% की है क्वार्टर। फीस बेस इनकम घट गई 664, फीस एंड कमीशन इनकम, क्योंकि कोविड की वजह से ये जो फीस बेस इनकम वाला जो बिजनेस है इसमें इनको कमी आई है। कुछ डिस्काउंट भी इनको देने पड़ेंगे नए कस्टमर्स को, तो यहाँ पर इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देखनी है। फेयर वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज हुई है वहाँ पे 40 करोड़ का फ़ायदा हुआ। जो सर्विसेज इन्होंने सेल किया वहाँ 14 करोड़ का, और 72 करोड़ रुपये का इनका अदर ऑपरेटिंग इनकम है, यानी कि जो मिसलेनियस इनकम। तो ये करीबन 170% हो गई, यानी कि 70% की ग्रोथ इसके अंदर देखने के लिए मिली। कुल मिला के जो 5845 था वो 6000 करोड़ के आसपास इनकम बनती है। तो आप अगर इसको देखेंगे ग्रोथ को, तो वो कुछ भी नज़र नहीं आएगी आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगी। केवल 3% की ग्रोथ है टोटल, पर है क्लियरली दिखा हुआ है। इंटरेस्ट 1723 करोड़ का, देखिएगा 5287 करोड़ का इंटरेस्ट है, 5287 करोड़ का, और 1723 करोड़ का इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि 3500 करोड़ के आसपास इनको सीधे सीधे बचते हैं। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ही बेहतरीन है बजाज फाइनेंस का। फीस एंड कमीशन, यानी कि जो पैसा यहाँ पे कमाया था 591, उसमें से 447 जो है दे दिया इन्होंने, जो फीस वाली इनकम है 1200 करोड़। ये देखिएगा, ये ध्यान से समझिएगा, ये जो NPA वाला प्रोविजन है जो बैंक में NPA का होता है,
इनका पिछले क्वार्टर में 1245 करोड़ था, अब क्या 1201 करोड़ है। तो 44 करोड़ रुपए का प्रोविजन घटा है खाली, यानी कि अभी भी इन्होंने खुद मान लिया कि अभी भी असेट्स क्वालिटी के सिग्निफिकेंट रिस्क है। देखिए पिछले साल तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने प्रोविजन बनाया था 1865 करोड़ से। तो जनरली अगर ये कोविड की सिचुएशन नहीं थी उससे पहले इनके प्रोविजंस बहुत ही कम होते थे, 300-400 करोड़, 500 करोड़ बस। और ये कंपनी हर क्वार्टर में ग्रो करती थी 10% की रेट से, 10% हर बार क्वार्टर, यानी कि 40% की ग्रोथ साल दर साल होती थी इस कंपनी की। और इसीलिए इसके शेयर प्राइस ने बहुत अच्छा रनअप भी दिया। और ट्रांसपेरेंसी तो मैं आपके साथ बात ही कर रहा हूँ, एम्प्लॉय की कॉस्ट बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस बढ़ाने के लिए इन्होंने एम्प्लॉय नहीं रखे, एम्प्लॉय का भी पैसा इन्होंने बढ़ाया है। उसके अलावा देखिएगा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वो भी बढ़ा है, बाकी अदर एक्सपेंसेस बढ़े। तो ये यहाँ साफ साफ दिख रहा होता है कि भाई साहब ये खर्चे के अंदर सीधी सीधी लिखी हुई चीज़ है, झोलमोल नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है हमें नज़र आता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स 167 और डेफर टैक्स सब मिलू के प्रॉफिट देखिएगा मामूली सा बढ़ा है, केवल 112 करोड़, बहुत ही कम, इसके लिए बहुत ही कम है। हालांकि यहाँ पर ग्रोथ 10% आ गई इनके लिए, तो प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पर 10% दिखा दी पिछले क्वार्टर से। तो अब ये एक नया बेस बन गया है, जो पिछला क्वार्टर था 31 दिसंबर का, उस बेस से आप हर क्वार्टर में 10% की ग्रोथ मान के चलिएगा कि ये करता हुआ आपको नजर आएगा। तो प्रॉफिट में 10% की ग्रोथ आ गई है, जबकि एक्सेस प्रोविजन होने की वजह से। और जब अगर कोविड की सिचुएशन अगले क्वार्टर में भी शायद इसी तरीके से जो सीवियर हुई है, तो आप ये मान के चलिएगा कि 10% के आसपास की ग्रोथ ये शायद वहाँ पर भी दिखा दे आपको। तो ये जो 10% की क्वार्टर ग्रोथ है, इसीलिए आप देखिएगा बजाज फाइनेंस का शेयर जो है 50 से ऊपर की पी पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जो इसके पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, और जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस के शेयर को छोड़ते नहीं हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल है, क्योंकि 50 के पी पर एनबीएफसी का शेयर बड़ा ही महंगा लगता है, लेकिन जिन लोगों को ग्रोथ पसंद होती है तो वो ज़्यादा पी वैल्यूएशंस देते भी हैं। और ईपीएस देखिएगा 19 रुपये 31 पैसे की, पूरे बिजनेस की ईपीएस देखिएगा स्टैंड अलोन है 65 और कंसोलिडेटेड 75-80 रुपये के आसपास बनती है। तो अगर 80 रुपये की भी लगाते हैं, क्योंकि ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स है जो प्योरली फाइनेंसिंग का बिजनेस, अगर 75 रुपये भी आप लगाते हैं वहाँ पे, तो उस केस में भी अगर आप देखेंगे तो 300 रुपये। और आज की डेट में यहाँ पर ये शेयर अब आपको 100 से भी ऊपर की पी पर नज़र आ रहा होगा, आपको 100 से भी ऊपर की पी पर नज़र आ रहा होगा। लेकिन आप देखिएगा इसको इस 19 रुपये की ग्रोथ के हिसाब से देखिएगा, तो अगर आज 4500 रुपये का शेयर का भाव है और हम 75 रुपये की ईपीएस मान के चलें, तो ये देखिएगा 60 की पी पर है, क्योंकि अगर आप पिछले प्रॉफिट में थे नहीं, अब उन प्रॉफिट्स को लोगे तो आपको ज़्यादा महंगी वैल्यूएशंस लगेगी। तो 60 के पी पर है, तो 1 या 2 क्वार्टर के बाद ये शेयर आपको यहाँ पर सस्ता नज़र आएगा इन्हीं प्राइजेस पे, इवन 5000 के ऊपर भी। तो अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट के अंदर मेन चीज़ है ग्रोथ। दूसरी बात है असेट्स क्वालिटी, इन्होंने मान ली खुद की भाई साहब रिस्क है हमारे को और हम लिख के दे रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता दिया कि मैटर ऑफ प्रूडेंस, ये जो वर्ड है इन्होंने वर्ड यूज़ किया कि प्रूडेंस, हमने सतर्क रहते हुए 1530 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में प्रिंसिपली राइट ऑफ कर दिया। हमने मान लिया डूब गया हमारे 1530 करोड़ रुपए, और पूरे साल में 3500 करोड़ रुपए। इसमें जो इंटरेस्ट के ऊपर जो वेवर किया था वो भी इसमें इंक्लूड है, और रीज़न भी लिख रहे हैं कि क्यों हो गया। कह रहा 1003 प्रिंसिपल और 211 इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2000 क्वार्टर में जो है हमने राइट ऑफ किया है, क्योंकि जो पुरानी पॉलिसीज थी वो हमारी बदल गई। उसके बाद अगर हम पुरानी पॉलिसी से चलते तो हमारा 103 करोड़ रुपए का कम प्रोविजन बनता है, 103 करोड़ के ज़्यादा प्रॉफिट होते, लेकिन हमने बदल दी। उसके बाद है मोरेटोरियम में, डीप मोरेटोरियम है। जैसे अभी बैंक तो क्या कर रहा है, मोरेटोरियम है, चल रहा है। इन्होंने कहा नहीं, डीप मोरेटोरियम मतलब है जहाँ पर इनको पैसा नहीं आ रहा। इन्होंने मोरेटोरियम के अंदर भी प्रोविजन नहीं, राइट ऑफ भी कर दिया, बोलो जी खत्म करो, देगा ही नहीं पैसा, इसको उठा के ही खत्म कर दिया। तो प्रोविजंस के अगेंस्ट उसको राइट ऑफ कर दिया। ये कह रहे 527 करोड़ रुपए डीप मोरेटोरियम, यानी कि जो मोरेटोरियम में पैसा है अभी ये चाहे तो उसको चला सकते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन कहते नहीं जी बैलेंस शीट साफ करो, खत्म करो उसको, वो पैसा देगा ही नहीं, हटाओ यार उसको। और 2497 पूरे साल भर के अंदर। तो जो डीप मोरेटोरियम यानी कि जिसने मोरेटोरियम ले रखा है उसको इन्होंने मान लिया। जबकि अभी मैं जैसा आज एक्सिस बैंक की बात करूं आपको, तो वो भी मान के बैठे थे, उस पर प्रोविजन और असेट दोनों दिखा के बैठे थे। ये कह रहे जी असेट्स को इसको उठाओ, ख़त्म करो इसको। तो इन्होंने 527 करोड़ 2497 जो है 2497 पूरे साल में जो डीप मोरेटोरियम था, डीप मोरेटोरियम यानी कि बहुत दिनों से पैसे नहीं दे रहा,
मोरेटोरियम ख़त्म हो गया, पैसे नहीं दे रहा, इन्होंने बातचीत की होगी, उम्मीद नहीं है, बोले जी बैलेंस शीट को साफ़ करो, बैलेंस शीट पे हमें दाग नहीं चाहिए। तो ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छी है कि प्रोविज़न है तो है, प्रॉफिट घट रहा है तो घटाओ यार, ख़त्म करो। शेयर होल्डर जो लेगा वो देखी जाएगी, शेयर होल्डर हमारे शेयर को तो पीट देगा ना, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। ये लो, पर बैलेंस शीट क्लियर करके चलो। तो ये चीज़ें बहुत सारी जगह हमें जो है कॉन्फिडेंस देती हैं कंपनी के साथ। और इसके अलावा कह रहे 672 रुपये भी हमने और बना रखे हैं, जो प्रोविजन अभी भी 672 करोड़ बना हुआ है। एक समय ऐसा था इनके पास 2500 करोड़ से ऊपर का ओवरलेप था, तो जो इन्होंने बना रखा था वो वास्तव में डूब गया। तो कंपनी ने मैंने पहले ही पिछले क्वार्टर से में ज़्यादा प्रोविजन बना लिए थे, जिसके चक्कर में उनके प्रॉफिट बहुत कम नजर आए थे। लेकिन फिर भी शेयर होल्डर्स ने इसके शेयर्स को छोड़ा क्यों नहीं? इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मैनेजमेंट ने बता दिया कि भाई ये पैसा डूब गया हमारा। इसी तरीके से SMA अकाउंट के अंदर है, यानी कि जो अभी पुराने जो ओवरड्यू कैटेगरी के अंदर है, तो ये बता रहे हैं कि आज की डेट में 505 करोड़ रुपए हमारे हैं, जिसपे 75 करोड़ का प्रोविजन बना रखा है, यानी कि जो मोरेटोरियम में है, और उसका हमने 75 का जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है वो बना रखा है। इसके अलावा जो बाकी लोन्स हैं जो मोरेटोरियम में चल रहे थे, उनको रीस्ट्रक्चर कर दिया कि जो गवर्नमेंट ने 6 अगस्त 2020 को RBI ने पॉलिसी अनाउंस की थी, तो उसमें 1084 के एक अमाउंट है और 642 का एक अमाउंट है। तो 1084 प्लस 642, तो ये जो दोनों अमाउंट है इनके ऊपर 424 करोड़ रुपए का इनके पास प्रोविजन है। तो ये अब अपना आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि भाई ये 1740 के आसपास का अमाउंट है, इसके ऊपर 424 करोड़ रुपए। तो ये आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इसमें भी हमने रिस्ट्रक्चर कर दिया उसको, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके उनके पीरियड को बढ़ा दिया है। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम थी, तो गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से जितने अकाउंट्स थे, तो 1,03,922 अकाउंट इसमें है और 16,042 अकाउंट इसमें है। ये 25 करोड़ से कम वाले लोन है। तो ये कंपनी ने जो है यहाँ डिस्क्लोज कर दिया है सारा अपना। तो अभी देखिएगा ये तो पैसा अभी इनको लगभग मिल ही जाएगा, क्योंकि रिलीफ दे दिया इन्होंने, टाइम पीरियड बढ़ा दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया और उस पर 424 करोड़ का प्रोविजन भी है। तो 1700 करोड़ में से 424 तो इन्होंने डूबा हुआ मान ही रखा है आज भी, 425 करोड़ तो ये बाकी मान रहे हैं। तो इसमें हो सकता है कि 100-200 करोड़ रुपए और डूब जाए, 300 करोड़ रुपए डूब जाए। तो इन्होंने जो है एक ओवरलो प्रोविजन बना रखा है 672, अगर इसमें से कुछ डूब भी जाएगा तो। और यहाँ से भी ये 505 में से भी कुछ डूब जाएगा, 75 तो इसका प्रोविजन है, और बाकी अगर वो डूब गया 450 करोड़ तो ये है 672 में। देखिएगा 450 इसको भी निपटा लेंगे ये, और ये 1740 में 424 करोड़ का प्रोविजन है। तो 1000-1200 में से ये भी अगर मान लो 200-400 करोड़ रुपए होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो ओवरले प्रोविजन है वो भी सफिशिएंट है आज की डेट में। तो प्रोविजन इन्होंने प्रॉपरली बना रखे हैं, इसीलिए आपको ना प्रॉफिट कम दिख रहा है। अगर ये चाहते हैं ना प्रोविजन को 600 करोड़ कर देते, और ये प्रॉफिट आपको वैसे VPS 30 रुपये से ऊपर भी नजर आ सकती थी, क्योंकि इनके हाथ में था ये बहुत कुछ, जिसको कि रेगुलेशन के हिसाब से इनके लिए ये 600 करोड़ के प्रोविजन भी कर सकते थे, ओवरले प्रोविजन को कम कर सकते थे। तो बट कंपनी ने अपना प्रॉफिट कम करके दिखाया, ध्यान रखिएगा। बट इसका बेनिफिट आगे चल के कंपनी को ही मिलेगा, क्योंकि कंपनी ट्रांसपेरेंट होगी, लोग विश्वास करेंगे, उसका फ़ायदा इन्हीं के शेयर प्राइस में मिलेगा। आगे चल के जो एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स हैं उनको बात पता रहेगी कि भाई हमारे को मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है जो कंपनी ने बाकी लोन दिया हुआ है। तो इन सभी पैरामीटर पे देखिएगा वैल्यूएशन अभी भी 60 के पी पे चल रहा है। हालांकि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा लगेगा आपको शेयर, क्योंकि लेकिन अगर ये हर क्वार्टर 10% की ग्रोथ देते रहेंगे तो 40% की ग्रोथ के हिसाब से 50 की पी तो आपको फिर भी इस बिजनेस में आगे चल के भी मिलेगी। तो कोई भी करेक्शन आएगी तब भी ये शेयर जब 50 की पी के आसपास बैठेगा, जो कि 3700-3800 रुपये के भाव बनते हैं, तो वहाँ पे फिर मुझे लगता है फिर दोबारा से वैल्यू बाइंग आ जाएगी। अगर मार्केट की कोई करेक्शन होगी तो वहाँ पे बाइंग आनी फिर इसमें शुरू हो सकती है, बहुत अच्छे वाले, यानी कि जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो दोबारा से पिक करना शुरू कर देंगे। हालांकि अभी भी देखिएगा ये शेयर 5500-5600 से टूटता भी यहाँ पे आया है, तो मार्केटिंग के करेक्शन में। अब ये कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं, इसका भी इम्पैक्ट अगले क्वार्टर में आएगा। तो अभी इतनी राह आसान नहीं है वैसे इस बिज़नेस के लिए, लेकिन फिर भी जो है मेरे का काम था आपको एनालिसिस करना। वैल्यूएशंस देखिएगा बदल सकती हैं, अगर सिचुएशन सीवियर होती है तो पी वैल्यूएशंस नीचे की तरफ आ जाती हैं, 35-40 भी हो जाती हैं, जैसा कि पिछली बार हुआ था। और अगर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, सारी चीज़ें सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोविड के कोई केस नहीं होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, तो ये हो सकता है कि पी वैल्यूएशन 70 पे भी चला जाए। यही स्टॉक मार्केट के अंदर चीज़ें चलती हैं कि शेयर प्राइस की जो मूवमेंट होती है, सेम शेयर्स की री रेटिंग और डी रेटिंग होती रहती है। तो मैं अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।